नमस्कार, मेरा नाम है नूरवी मेहरा और आप मुझे सुन रहे हैं हाय ऑन साहित्य पर। हम आ गए हैं रेत की मछली के 12वें अध्याय पर। मगर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि 11वें अध्याय में क्या कुछ घटित हुआ था। 11वें अध्याय में हमने देखा था कि शोभन, मीनल, कुंतल और तोरू नैनीताल पहुंच गए हैं और कुंतल झील में पैर डाले तोरू को अपनी गोद में समेटे बैठी हुई है। शोभन उसके पास होते हैं। वे कहते हैं कि मैं 1 मिनट में लौट कर आऊँगा, मगर वो लौट कर आते हैं देर रात मीनल के साथ बाहर घूमकर। और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक पत्र आया हुआ है रतनलाल जी द्वारा और उन्हें डिनर पर बुलाया गया है अपनी पत्नी के साथ। तो वे मीनल को कहते हैं कि वह जल्दी से तैयार हो जाए। फिर उन्हें याद आता है कि पत्नी के साथ बुलाया गया है, तो वे अपने अभिनेता स्वरूप को धारण करते हैं और कुंतल को मनाने लगते हैं। कुंतल का मन नहीं होता, मगर फिर भी हमेशा की तरह हार कर उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। जब वे लौटते हैं तो शोभन खासा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें रतनलाल जी की तरफ से एक ऑफ़र आया है कि वे बम्बई जाकर एक पत्र का संपादन करें। मगर वे साथ ही बहुत रूखे भी होते हैं कुंतल के प्रति, क्योंकि अब उन्हें कुंतल से कोई काम नहीं है। इस पत्र के संपादन के चलते वे ये निश्चित करते हैं कि कुंतल और तोरू को माँ के पास रहना पड़ेगा। किसी को तो पीछे छोड़ना ही होगा माँ को संभालने के लिए, और वे बम्बई जाएंगे। और ये जाहिर सी बात है कि अगर वे जा रहे हैं तो मीनल भी उनके पीछे पीछे जाएगी। तो ये उनका एक मौका है मीनल के साथ एक अनइंटरप्टेड समय बिताने का, लोगों की नज़रों और सभ्यता की नज़रों से दूर जाकर। माँ को वो एक ऐसी स्थिति प्रकट करते हैं जैसे वे जाने पर मजबूर हैं, और माँ भी कहती है कि मैं अब इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, तो तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए तुम आगे बढ़ो और मैं यहाँ रह जाती हूँ कुंतल के साथ। उनके साहित्यिक मित्र उनका मजाक उड़ाते हैं कि अब आप सेठाश्रय चुन रहे हैं, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। मगर शोभन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और उन्हें जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उनका एक छुपा हुआ जो मकसद है वो पूरा हो रहा है इस सब प्रपंच में। कुंतल इस सब में ये निश्चित करती है कि उनके जाने से पहले वे शोभन से ये बात करेगी और पूछेगी कि क्या अब इस संबंध में कुछ शेष बचा है या नहीं बचा है, या इसे यहीं समाप्त कर दिया जाए। मगर शोभन उसे नज़रें चुराते रहते हैं, उसे बात करने का अवसर नहीं देते, काम करने या काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगते हैं। जब उनके जाने की पिछली रात होती है तो कुंतल हिम्मत करके उनके पास जाती है, मगर वह जज्बात से भाव विभोर होकर उनके सामने फूट फूट कर रो पड़ती है। और शोभन का इस पर कोई खासा असर नहीं पड़ता। वे अपने काम में लगे रहते हैं और भी ज़्यादा व्यस्त हो जाने का नाटक करते हैं। इससे कुंतल पर यह असर होता है कि उसे ये भान होता है कि यहाँ पर स्नेह प्रेम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर उसे शर्मिंदा महसूस किया जा रहा है, कराया जा रहा है, और उसे ग्लानि महसूस होती है कि क्यों उसने इस व्यक्ति के सामने अपने आंसुओं को बहने दिया, अपनी कमज़ोरी को प्रकट किया। और वो लौट कर जाकर सो जाती है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। किसी घटना या किसी इतिहास के निशान कभी कभी अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कभी घटना के छूटे हुए निशान खुद बहुत धुंधले होते हैं। उन धुंधले निशानों को देखकर वह कहानी पढ़ पाना मुश्किल होता है। वैसे अब इन स्मृति चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं है। ये पत्र, डायरी के पन्ने, चित्रों पर लिखे हुए नोट्स, इनमें से किसी का भी अर्थ अब कुछ नहीं रह गया। ये तभी तक सार्थक थे जब तक इनकी कहानी को जिलाए रखने की चाह बनी हुई थी। अब वह चाह मर चुकी है। कहानी को भी जीते रहने का अधिकार नहीं रह गया है। अदालत में मुकदमा चल रहा है। अदालत के मुकदमे से अब क्या होगा? जो कुछ टूटा है उस पर कानून की एक मोहर लग जाएगी, और बस। वकील ने कहा था कि ये सारे कागज सहेज कर रखना, यदि मुकदमे ये काम आए तो भी उससे क्या होगा? अब ये कागज सहे नहीं जाते। जब तक ये कागज रहेंगे तब तक मुझे जलाएंगे ही।
नहीं, अब और अधिक जलने से अच्छा है कि इन स्मृति चिन्हों को ही जला दूं, जलाकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। कमरे की छोटी सी अंगीठी में एक एक कर वे सारे कागज मैंने जलाने शुरू कर दिए। पत्रों और डायरी के पन्नों का यह अर्थहीन क्रम लगातार जलता जा रहा है। उनमें शब्द हैं और वाक्य हैं, लेकिन उनके अलावा जो अर्थ हैं, जो इतिहास गाथा है, वह उन कागजों के बाहर उन चिन्हों से अलग है। काफी लंबा है चिन्हों का ये सिलसिला, जैसे अताह बालू की गर्म दलदल में मुझे चुपचाप सती छोड़कर इधर ही कहीं से गुजरा हो इतिहास गाथा का अगला अध्याय। बहुत लापरवाह पैरों से, जैसे मेरी नियति से असंपृक्त, वह इधर से गुजरता हुआ दूर क्षितिज में खो गया हो और कहीं कहीं उभर आए उसके पद चिन्ह अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हों। जनवरी 1960, या और सही कहा जाए जनवरी 1960 से शुरू होता है अस्फुट पद चिन्हों का ये सिलसिला। कथा अदृश्य होकर बहती है, दिखता कुछ नहीं, सिर्फ घटता रहता है। कथा जहां मुझे छूती है वहां सिर्फ कुछ निर्जीव निस्संग पत्र हैं, ऐसे पत्र जो कहते कुछ नहीं। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किधर किस मोड़ पर घूम जाओ, भटकते रहो। सुनो बेनो, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूं, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। समुद्र, रेत का गर्म धधकता हुआ समुद्र। अब ये उमड़ता अमर्यादित व्याकुल ज्वार इन आतुर होठों में बंधकर सिमट गया, स्वाति की केवल एक बूंद सा टपकने को। कौन सी स्वाति की बूंद? वह जो घने बादलों की छाती से टपकती है, लेकिन नीचे किसी सीप के होठ से नहीं, किसी सूखी सिकता के धधकते अंग में समा जाती है। इससे अधिक कुछ नहीं। रेत की तरह सूखे शब्द और घने बादलों की छाती से टपक कर अतल की ओर जाती बूंद की प्रतीक्षा। बंबई से खत आता है। खत में है ही क्या? मेघदूत अगर यक्ष प्रिया के लिए सिर्फ एक मुट्ठी रेत लेता आए तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा? क्या लिखेंगे शोभन? वे तो मेरे मन की भाषा बिना पढ़े ही चले गए। फिर भी मेरे मन तन की मृग तृष्णा उनके लिए मोह का रूप ले उसी की चिंता में डूबी रहती और इसी आशा में रहती कि पत्र तो वे अवश्य लिखेंगे। इतने में डाकिया आवाज देकर पत्र दे गया। कुंतल, मैं ठीक से पहुंच गया। बंबई पहुंचते ही कंपनी के कुछ अधिकारी मुझे लेने आए थे और बहुत स्वागत भाव से मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया। नौकरी पर जाने लगा हूं। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच बड़ा पराया सा लगता है। अभी कुछ देर पहले कंपनी के मैनेजर से बातें हुई। एक आध हफ्ते में कमरे का प्रबंध हो जाएगा। सवेरे गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में जाना पड़ा। लो, मेरे इलाहाबाद के मित्र डॉक्टर भरत के एक अभिन्न मित्र शर्मा जी अपने कमरे के फ्लैट में ज़बरदस्ती ले जाने का आग्रह कर रहे हैं। उनका नौकर खाना व अन्य काम करने के लिए बराबर वहीं रहता है। शर्मा जी स्वयं अधिकतर कानपुर में ही रहते हैं। कभी कभी आते हैं, अन्यथा ये कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है। मैं चाहूँ तो 2-3 महीने यहीं रह सकता हूँ, किंतु 10-15 दिन में आसपास ही कोई अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। नौकर मेरे खाने पीने आदि का पूरा प्रबंध कर देगा। तुम चिंता मत करना। किताबों के प्रूफ पढ़कर बनारस भेज दिए या नहीं? मेरी तमाम डाक यहाँ पते पर भेज दो। अन्य कोई विशेष बात हो तो लिखना। समूचा पत्र पढ़कर कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से देखा हो और पहचानने से पहले चेहरा घुमाकर चल दिया हो। कोई गर्माहट नहीं, अतरंगता का एक शब्द नहीं। अंत में एक रेखा खींचकर लिख दिया गया था, शोभन। किसका शोभन था ये? कौन सा शोभन था? क्या यह वही शोभन था जिसकी बाहों में कुंतल ने कभी भोर का तारा देखा था? वह शोभन मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह
एक एक कण करके बाहर खिसक गया था। इसी समय माँ आ गई थीं। मैंने उन्हें बता दिया कि शोभन का पत्र आया है। हमेशा की तरह उत्साह में भरकर वह देर तक आशीर्वाद देती रही। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि वे जिसके लिए आशीर्वाद दे रही हैं, अब वह उस पद पर नहीं रहा था, और उसका बस चलता तो वह आशीर्वाद भी उसी तरह ठंडे हाथों लौटा देता जिस तरह मेरी भावनाओं को लौटाता रहा है। रोज की तरह उनके नाम आई हुई डाक रीडायरेक्ट करने के बाद मैं उनकी किताबों के प्रूफ लेकर बैठती थी, लेकिन अब एक एक पंक्ति बार बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे वह पंक्तियां ओझल हो जाती हैं। उन पंक्तियों के बजाय कुछ संवाद उभरने लग जाते थे, जिनमें से अधिकांश सीधे शोभन को संबोधित होते थे। तुम पत्र का जवाब क्यों नहीं देते? तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तुम कोई बात साफ क्यों नहीं करते? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते शोभन? ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले उनका उत्तर आ गया। बहुत भयानक था वह उत्तर, बेहद निर्मम। शोभन की नीरस और विरक्त पंक्तियां जहां समाप्त हुई थी पत्र में, वहीं थोड़े से शब्द मीनल ने भी लिख रखे थे। वैसे उन शब्दों में मात्र एक औपचारिकता भरी थी, लेकिन साधारण औपचारिकता में से कितनी भयानक चुभन हो सकती है, ये केवल मैंने ही महसूस किया। शोभन की चुप्पी का रहस्य समझ में आ गया था। मीनल अंततः मुझे शायद अंतिम पराजय देकर बंबई जा पहुंची थी। पत्र बार बार उलट पलट कर देखा, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन को और अधिक भ्रम में रखने का अब कोई उपाय बचा नहीं था। आसपास कहीं भी कोई ऐसा साधन दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी खोई हुई दिशा मुझे वापस लौटा देता। 2 रोज बाद शोभन का एक और पत्र आया, ठीक वैसा ही, विरक्त और ठंडा। कुंतल, आज दोपहर में तुम्हारा रजिस्टर्ड लिफाफा मिला था। उसी समय तनख्वाह के कागजों, रसीदों आदि पर दस्तखत करके भेज दिया। शनिवार को तीसरे पहर मीनल आ गई थी। मीनल वहां बीमार थी, उस पर से इतने लंबे सफर की थकान भी थी। कल मकान मिला और दिन भर सामान रखवाते रहे। सब व्यवस्थित होने पर लिखूंगा। 1 हफ्ते भर के लिए आकर यहाँ की स्थिति देखकर लौट जाना। फिर वही रिक्तता, जिसके अलावा कुछ मेरे हिस्से में नहीं है। मीनल के वहां पहुंच जाने से मेरा मन इतना रोष में भर गया था कि उसी कागज पर लिखा उसका पत्र पढ़ने को जी नहीं हुआ। फिर मन को समझाकर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, 5:15 बजे हैं शाम के। इनके ऑफिस में बैठकर यहीं की कलम से लिख रही हूँ। आज देखा मैंने इनका यहाँ का काम। बाबा रे, हर मिनट कोई मिलने आता है, 10 तरह के लोगों से 10 तरह की बातें करना, ऊपर से इतना काम। फिर यहाँ से इतना थकने के बाद घर जाते होंगे तो सूना कमरा इन्हें कितना कचोटता होगा। जब तक अकेले रहेंगे कचोटेगा। इसको आज अच्छी तरह समझ लिया है। बस यही है कि इन्हें अधिक दिन यहाँ नहीं छोड़ना है। तुम्हें बिना सूचित किए इलाहाबाद से होकर मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी शिकायत जायज़ होगी, किंतु मेरी जगह यदि तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। और तुम्हें मेरी वहाँ की हालत मालूम होगी तो तुम उतना महसूस नहीं करोगी। कैसे कॉलेज तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ कि बस पूछो मत। फिर सोचा था शाम को तुम्हें तार करूँगी, वो भी ना हो सका। उतरी इसलिए नहीं कि पूरा दिन नष्ट हो जाता, यही सफ़र चूर कर गया था। वे तो यहाँ आकर जो संजीवनी बूटी मिली, उससे सफ़र की थकान और बीमारी सभी फूंक मारते उड़ गए। शेष कल लिखेंगे। तुम्हारी। पत्र पढ़कर बेचैनी ही बेचैनी, और कुछ नहीं। यहाँ पंख कटे पंछी की तरह उड़ने में असमर्थ छटपटा रही हूँ।
इसी तरह छटपटाते पूरा दिन पूरी रात बीत गई। मन उखड़ गया है, रेत में डूब गई हूँ। आंखों में, मुंह में, हाथों में और पैरों के कण कण में रेत समा गई है। उसकी चुभन से कर्राह उठने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। डाकिया एक और पत्र दे जाता है। इन्हीं का पत्र है। कुंतल, तनख्वाह के कागज पहुंच गए होंगे और रुपया इस्तेमाल कर लेना। कल शर्मा जी दिल्ली से लौट आएंगे। तुम्हें तार से रुपए भेज दूंगा। असल में शर्मा जी के चले जाने के कारण बैंक में अकाउंट न खुल सका था, नहीं तो अब तक रुपए भेज देता। दूसरे, मैं आश्वस्त था कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल चुकी होगी। उधर ये भी ख्याल था कि तुम आ रही हो। इस समय रात के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है कि मीनल की काशी एक्सप्रेस इटारसी पहुंच रही होगी और दोपहर तक वो तुम्हारे और तोरू के पास होगी। असल में हुआ ये कि तुम्हें पिछले शुक्रवार को चिट्ठी लिखी थी। तब तक मीनल के आने का कोई अनुमान नहीं था, बल्कि मैंने तो कलकत्ते उसकी हालत जानने के लिए 2-2 तार दिए थे कि अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो तो मैं छुट्टी लेकर हवाई जहाज़ से पहुंच जाऊं। खैर, दूसरे दिन मीनल आ गई। फिर मकान ढूंढने में दलालों के साथ साथ घूमना पड़ा। पेशगी देने का इंतज़ाम हुआ। फिर 10 से 5 तक दफ्तर। ऊपर से मीनल की हालत ऐसी खराब थी। उसी की हिम्मत थी कि जान हथेली पर रख कर 1500 मील चली आई। शनिवार, इतवार, मंगलवार कैसे बीते हैं कि हम तीनों पहर का खाना भी न खा सके। मकान तुरंत हम लोगों ने इसलिए भी तय किया कि तुम भी आ जाओ। सारा सामान तुरंत उठवाया। सेठ सेठानी और सब लोगों से कह दिया कि तुम आ रही हो। मंगल को तय होते ही तुम्हें तार दिया और मीनल ने भी तुम्हें पत्र लिखा। तुम्हारा भी तार आया कि तुम इतवार को पहुंच रही हो। मीनल ने अपनी छुट्टियां बढ़वाई जिससे कुछ दिन तुम्हारे साथ भी रह सके। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम नहीं आ सके। अगर तुम मेरी जगह होती और एकदम आकर ऐसी मुसीबत में पड़ती, तब मालूम होता कि वक्त निकाल कर जितना लिखता रहा वही बहुत है। अब 2 दिन से स्थिति सामान्य है। अब काम का फैलाव सिमट गया है और बिल्कुल फुर्सत है। आगे भी अब काम कम होता जाएगा। सेठ सेठानी सभी यहीं हैं। कल मुझे दोपहर खाने पर बुलाया है। अब तुम 15 दिन बाद आओ। आने के पहले मैं तुम्हें लिख दूंगा क्या क्या लाना है। पूजा घर के बाहर रैक रखा है। उसमें पुरानी फाइलों में अंग्रेजी में टाइप पांडुलिपि पड़ी है। वहां डॉक्टर भरत को दे देना। अच्छा, स्नेह। चलो, शोभन ने अंत में स्नेह तो लिखा। प्यार नहीं तो स्नेह से ही संतोष कर लूंगी। वह भी बना रहे तो मेरा भाग्य है। केवल रिक्तता से तो स्नेह गनीमत है। फिर मीनल आज पहुंच जाएगी। केली क्रीड़ा से थकी क्लांत होगी। सुकुंतल को उसकी सेवा टहल और स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो शोभन से बदला निकलवा लेगी। मन ही मन सोच लिया कि बेबी के साथ अकेली तो मैं स्टेशन तक नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका फल जो होगा देखा जाएगा। दोपहर हो आई पर मीनल का कहीं पता निशान नहीं। शायद गाड़ी लेट हो या स्टेशन पर कोई स्वागत के लिए न आया देख देवी लौट गई हूं। इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि डाकिया एक पत्र दे गया। लिखाई तो मीनल की थी। खोलकर देखा तो ये फरवरी की 1 तारीख के भी पहले का पत्र है और इतने दिनों बाद आज कुछ तो बात रही होगी। खैर, पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, सुबह के 5 बजे हैं। सिर और कमर में दर्द है। पैरों की नसें भी मुड़े मुड़े बुरी तरह खिंच रही हैं। इतना कष्टप्रद सफ़र मैंने आज तक नहीं किया है। यहाँ आ गई हूँ। फिर ये हैं, कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगी। मैं तो तुम्हें आते हुए साथ लेती आती, पर यहाँ की स्थिति वही शर्मा जी के कमरे के मकान की थी। बड़ा मकान मिलते ही तुम्हें बुला लेंगे। इस एक कमरे में मैं और शोभन हैं। तुम्हारे और बच्ची के रहने की जगह कहाँ? मकान मिलते ही लिखेंगे। तुम्हारी मीनल।
मेरे लिए और तोरू के लिए जगह नहीं है। मेरे अपने ही घर में जगह नहीं है। मेरे अपने पति के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। एक दिन शोभन ने मुझसे कहा था, वे अपने घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं अपना घर, अपने स्वजनों का घर छोड़कर आ गई थी। अब उसी घर में मेरे लिए जगह भी नहीं थी और तोरू के लिए भी नहीं थी। हताशा और बेचैनी से छटपटाती हुई मैं उस समय अपना सिर पटक कर चूर क्यों नहीं कर सकी थी। हाँ, मुझे ठीक याद है खिड़की की चौखट पर एक हरी लेकिन डरावनी शाख जैसे मुझे एकटक घूर रही थी। मैं कांप गई। ये वही जंगली लतर थी जिसने धीरे धीरे करके फूलबगिया के सारे पौधे निगल लिए थे और जब वह घर की चौखट के अंदर आ पहुंची थी, मेरे मुंह से अनजाने ही एक चीख निकली थी और आंखों के आगे अंधेरा छाता चला जा रहा था। बहुत शुक्रिया ये अध्याय यहाँ तक सुनने के लिए। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगा आप और मैं दोनों इस बात से सहमत होंगे कि एक एक पत्र ने हमारा खून कितना खौलाया है ये हम कह नहीं सकते। मगर खैर चलिए अध्याय के शुरू से शुरू करते हैं। मैं कुंतल से अ, इस बात में पूरी तरीके से अग्री करती हूँ कि जब स्मृति चिन्हों के अंदर की आत्मा लौट जाए तो वहाँ मात्र कुछ निर्जीव शरीर रह जाते हैं। पत्रों के, डायरी के कुछ पन्नों के, कुछ तोहफ़ों के या कुछ किताबों के, और जहाँ शब्द है मगर शब्द के पीछे का अर्थ नहीं है। ये वैसा ही है कि शरीर है मगर आत्मा नहीं है। तो बिना आत्मा के शरीर को तो हम नहीं रख सकते ना संभाल के। उसे या तो धरती माता को या फिर अग्निदेव को समर्पित करना ही होता है और कुंतल वही करती है। वो धीरे धीरे करके उन पत्रों को जला देती है। तो आई अग्री विद हर इन दिस टोटली। और एक बहुत खूबसूरत बात वो और कहती है कि दिखता कुछ नहीं सिर्फ घटता रहता है। जो कथा है वो हमेशा अदृश्य होकर ही बहती है। ये तो बाद में होता है कि हम उस कहानी को अपने शब्दों के ज़रिए कहते हैं या फिर स्याही में डुबोकर उन शब्दों को लिख देते हैं। अदरवाइज जब आप उसे जी रहे होते हैं तो कहानी कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। वो बस अपने अंदर, आपके अंदर, आ, जीवन के अंदर बस घट रही होती है। और उसे जीने के बाद ही समझ आता है कि उन पन्नों में क्या लिखा था। हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे जीवन की कहानी है, उसकी किताब है। तो हम जिस पन्ने को जी रहे हैं हम उसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम उसे जी रहे हैं। जब वो बीत जाएगा उसके बाद उसे पढ़ना आसान हो जाता है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि जब हम जिस सिचुएशन में होते हैं तब समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो चीज़ बीत जाती है तो देखना बहुत आसान होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो समय बीतने के बाद ही ऐसा कहा जा सकता है। जब वो चीज़ घट रही होती है तब तो वो घट रही है, तब वो अदृश्य है, इट इज़ इंटैंजिबल। और इंटैंजिबल चीज़ को देखकर आप नहीं बोल सकते कि सही क्या है गलत क्या है। वो बस हो रहा होता है। उसको समझने के लिए उसका बीतना ज़रूरी है। और बीतने के बाद हम कहते हैं अरे तब क्यों नहीं समझे, क्योंकि तब वो बीता नहीं था भाई साहब। अब वो बीत गया है तो आप समझ पा रहे हैं। तो आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो मत कीजिए, इतना लोड मत लीजिए कि हम क्यों नहीं समझ पाए तब क्या करना था। दिस इज़ अगेन गोइंग बैक टू माई बिलीफ, लॉन्ग हेल्ड बिलीफ ऑफ नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम और ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर हाउ यू एक्टेड इन सर्टन सिचुएशन इन द पास्ट। ओके, लाइफ लेसन मिल गया हमको यहाँ पे बातों बातों में। उसके बाद शोभन के पत्र आते हैं और मुझे लगता है वो ना ही आते तो बेहतर थे, क्योंकि पूरी की पूरी जो कहानी लिखी होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता। लास्ट में जो 2 लाइनें लिखी होती हैं बस उस शोभन का उससे काम होता है। उसी लिए वो पत्र लिखा गया होता है क्योंकि उसे कुंतल से कुछ काम करवाना है कि मेरी पांडुलिपियाँ यहाँ रखी हैं, उनको ठीक कर देना, प्रूफ रीड कर देना, इनको भेज देना, आ, जो डाक आएगी उसको रीडायरेक्ट कर देना, इसको इस पते पर भेज दो, फलाना ढिमकाना। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द एंटायर लेटर दैट्स बीइंग रिटन टू हर। और उसको एक तरीके से वर्कर की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि अब तो शोभन के जीवन में कुंतल का कोई काम है नहीं, जो काम है वो कर रही है।
इमोशनल टर्मोइल में है वो, मानसिक तौर पर वो घूमे जा रही है, वो बार बार सवाल पूछ रही है कि शोभन तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम चुप क्यों हो। दरअसल वो बोल रहा है पर वो बात नहीं बोल रहा है जो उसके एक्शंस बोल रहे हैं। और वही है कि एक रिक्तता भर के आ रही है उसके पत्रों में। और मीनल वहाँ पहुँच गई है। मीनल की तारीफ में जितने शब्द कहे जाएं वे कम हैं। आप कह लीजिएगा अपने मन में जितने आप कहना चाहते हैं। मीनल और कसर नहीं छोड़ती अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा फेल्ट कराने के लिए। वो जो पत्र लिखती है उसमें वो कुंतल के लिए टॉन्ट लिख कर भेजती है और इतरा कर बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी और बदतमीज़ी से वो शब्द लिख कर भेजती है, जस्ट टू हिंट कि डायरेक्टली नहीं लिखा गया है क्या हो रहा है, मगर वो कुंतल को हिंट्स में बता रही है कि ये जो लड़ाई चल रही थी इसमें मैं जीत गई हूँ, ठीक है, तुम हार गए हो। और इसमें मेन कसूर जो है वो शोभन का है, क्योंकि वो एक टेक्निक यूज़ करता है जिसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मतलब वो ऐसे बर्ताव कर रहा है कि उसने दो लोगों को प्रतिद्वंदी बना दिया है, जिसमें न चाहते हुए भी वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। कंपटीशन कोई था नहीं, ही ऑलरेडी हैड अ वाइफ हु ही लव्ड, और ही सेड कि ही लव्ड, ही कुड हैव लव्ड हर, बट उसने मीनल के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया अपने मज़े के लिए और फिर उन दोनों को कंपटीशन में ला दिया। तो अब मीनल चाहती है कि मैं कुंतल से जीत जाऊं, और कुंतल कहती है कि मीनल ने मेरी जगह ले ली है, मेरे जहाँ मुझे होना चाहिए था मेरा पद उसने छीन लिया है। तो ही हैज़ मेड देम बोथ कम्पीट विद ईच अदर फॉर शोभन्स अटेंशन। और ये चीज़ शोभन एंजॉय कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि देखो ये दोनों मेरे लिए लड़ रही हैं। और मीनल को अच्छा लग रहा है कि देखो मैं जीत रही हूँ, और कुंतल को बुरा लग रहा है कि देखो मैं हार रही हूँ। उसको बेचैनी हो रही है, मगर इस बेचैनी का कोई पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि देखिए वो दोनों लोग बम्बई में हैं, वो चाहें तो चुपचाप अपनी जो भी वो गंदगी मचा रहे हैं वो वहाँ मचा सकते हैं। उनको कुछ नहीं ज़रूरत कि वो ये चीज़ कुंतल को दिखाएं या किसी को भी बताएं, मगर वो पत्र लिखकर जानबूझकर ये चीज़ कुंतल के लिए एपरेंट कर रहे हैं कि देखो हम कितने खुश हैं तुम्हारे बिना, क्योंकि उनकी खुशी एक साथ होने में उतनी नहीं है, मगर कुंतल के बावजूद एक साथ होने में है। तो वो अपने आप के लिए ये व्यक्त कर रहे हैं कि देखो तुम तो यहाँ नहीं हो, हम हैं, देखो हम कितने तुम्हारे बिना हम कितने खुश हैं, कितने मज़े कर रहे हैं। तो ये बात जब तक कुंतल तक नहीं पहुँचेगी ना तो उन्हें मज़ा नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनके जो भी शारीरिक संबंध है वो कुंतल के सामने ही क्यों घट रहे हैं, उसको दिखाया क्यों जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो प्लेजर है ना वो इस चीज़ से बढ़ रहा है कि कुंतल सामने है मगर कुछ कर नहीं पा रही। शोभन को भी इस चीज़ से मज़ा आ रहा है और मीनल को भी इस चीज़ से मज़ा आ रहा है। शोभन को ये मज़ा आ रहा है कि देखो मेरी बीवी है मगर कुछ कर नहीं पा रही है, मैं कहीं और मुंह मार रहा हूँ, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इट्स द ट्रूथ। और मीनल को ये मज़ा आ रहा है कि देखो इसकी बीवी होते सोते ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं कितनी परम सुंदरी होंगी कि मेरे पास आ रहा है। तो ये कुछ घट रहा है यहाँ पर। और एक और चीज़ वो जो यहाँ पर कर रहा है उसे हम ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। वो कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो एकदम आकर ऐसी मुसीबत में पड़ती, तब मालूम होता कि वक्त निकाल कर जितना लिख रहा हूँ वही बहुत है। कि एक तो वो उसको तड़पा रहा है, एकदम उसको भिखारी बना छोड़ा है अटेंशन और प्यार और स्नेह के लिए, मगर वो इतना कुछ करने के बाद भी कह रहा है कि तुम मेरी जगह होती ना तो देखती कि मैं कितना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। कि मतलब आप किसी को पूरी परात में एक छोटा सा दाना दे रहे हैं और कह रहे हैं देखो कितनी मुश्किल से लाया हूँ, तुम पता है कितनी लकी हो कि मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख रहा हूँ, इतनी मुश्किलात में हूँ मैं, तुम्हें तो रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि तुम्हें यहाँ पर इस समय कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए किया जा रहा था ये सब, तुम्हारे लिए कमरा ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे, पर तुम तो आ ही नहीं रही हो, तुम कितनी बुरी हो, छी छी। इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं इसको, कि कुंतल को ये महसूस हो कि जो मुझे थोड़ा मिल रहा है वो भी बहुत कितना ज़्यादा है, और वो होता भी है, क्योंकि पूरे पत्र में एक अच्छा शब्द लिखा होता है उसके लिए, स्नेह, और वो उस शब्द को देखकर ही खुश हो जाती है कि चलो शोभन ने मेरे लिए स्नेह शब्द तो लिखा, ये रिक्तता में प्रेम नहीं है तो कम से कम स्नेह ही मिल जाए। वही चीज़ कि अगर आप किसी को एक हफ्ते तक पानी नहीं देंगे और फिर उसके बाद उस एक छोटे से कटोरे में आधा सा पानी भर के देंगे तो वो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल महसूस करेगा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग। कि कुंतल को प्यासा मार दिया गया है, फिर उसे छोटी सी एक बूंद दी गई है, एंड शी लाइक, थैंक गॉड, आप कितने अच्छे हो, आप मुझे स्नेह दे रहे हो एक वर्ड में। उसको स्नेह मिला भी नहीं है, वहाँ वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है, मगर वो उसी से खुश हो जाती है।
हाउएवर उसको अगले वर्ड अगले सेंटेंस में वो ये भी कहती है उसको पता है कि मीनल उसके पास क्यों भेजी जा रही है। कितने साफ शब्दों में उसने लिखा है कि केली क्रीड़ा से थकी क्लांत होगी, मेरे पास आ रही है अपनी सेवा करवाने के लिए। शी नोज इवन दैट। बट इमोशनली एक होता है ना, वही साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का यही असर होता है कि खराब का पता है, उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत अच्छा मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो एक टग ऑफ वॉर होता है। तो वो उसे एहसास करा रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो ठीक है थोड़ा हद में रहना, ऐसे सवाल जवाब मत करना कि मीनल यहाँ क्यों आई है क्यों नहीं आई है। और उसके बाद मीनल का जो आखिरी पत्र है, ओ माय गॉड, गाली नहीं दे सकते। इसे कमरे में मैं हूँ और शोभन है और तुम्हारे और बच्चे के रहने के लिए जगह नहीं है। इसे पिछले पत्र में जो वो बोलती है कि मेरी जगह यदि तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। वो जता रही है कि देखो मैं तुम्हारी जगह पे आ गई हूँ, वही जो मैंने कहा था कि कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में। और ये जो मीनल ने संजीवनी बूटी शब्द लिखा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सफ़र से थक कर चूर हो गई थी, पर यहाँ आकर जो संजीवनी बूटी मिली उसे सफ़र की थकान और बीमारी सभी उड़ गई। तो उसे भी पता है, कुंतल को भी पता है और हमें भी पता है कि वो किस संजीवनी बूटी की बात कर रही है। एंड आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। दिस इज सो सैड एंड सो इन्फ्यूरिएटिंग। इतना गुस्सा आता है इसको पढ़कर। उसे कहा गया था कि मीनल आएगी मगर मीनल आती नहीं है। दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल प्ले। कि मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि आप क्यों बार बार पत्र लिख कर उसे जता रहे हैं। मत बताइए ना, आप अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं तो जीते रहिए। आपको जताने की क्या आवश्यकता है। वही वो आवश्यकता है कि वो आपस में उतने खुश नहीं हैं। दे नीड अ पर्सन विटनेसिंग इट, अ पर्सन हु does not want this to happen but it is happening despite that. That is the source of their pleasure, apart from the physical pleasure that they both are extracting from each other. उनको इस चीज़ से आनंद मिल रहा है कि कोई हमें देख रहा है और कोई हमें देखकर जल रहा है। तो इसीलिए कुंतल की आवश्यकता उन दोनों को है कि वो देखती रहे और जलती रहे, तब हमें अच्छा लग रहा है कि द डिस्पाइटनेस ऑफ देयर रिलेशनशिप इज़ अ सोर्स ऑफ देयर एन्जॉयमेंट। एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉन्स्टेंटली राइटिंग टू हर इन एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल कि वो एक ही कमरे में हैं और वो अपना दिन कैसे बिता रहे हैं और फिर उन्होंने क्या किया और फिर उसको संजीवनी बूटी मिली और फिर तुम्हारे लिए जगह नहीं है और एक ही कमरा है और शर्मा जी के मकान वाली हालत हो जाती। इसीलिए वो जता कर वो उनको अच्छा लग रहा है कि देखो हमने ये भी बताया, देखो उसको ये भी बता दिया, विच एड्स अनदर लेयर ऑफ डिस्गस्ट टू देयर रिलेशनशिप फॉर मी पर्सनली। बट या अब सिर्फ 2 अध्याय बचे हैं इस पूरी कहानी के, तो अच्छा है कि इतना तड़पना नहीं पड़ेगा ये कहानी सुन सुन कर। और सुना सुना कर ये जो कुंतल के साथ टॉर्चर हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है सेकंड पर्सन में। बट ओके या बट वी आर एंडिंग दिस, वी आर टुवर्ड्स द एंड। सिर्फ 2 अध्याय ही और बचे हैं और उसे ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैं आपसे हमेशा, अगर आप ये अभी तक सुन रहे हैं, कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि आप भी अगर अपने व्यूज़ को कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरे लिए अच्छा रहेगा आगे के डिस्कशंस के लिए। तो ऑल्दो ये अध्याय अब ख़त्म होने वाला है तो आपके पास सिर्फ 2 और अध्याय हैं। आप जो भी फील करते हैं, अगर कुछ करते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दीजिए एंड आई विल एड्रेस इट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। बट बहुत बहुत शुक्रिया ये पीड़ादायक उपन्यास को सुनने का बीड़ा उठाने के लिए। यू वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस एंड आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट एज आई एम लर्निंग। तो आप अपनी लर्निंग्स शेयर कर सकते हैं जैसे मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रही हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एंड कांता भारती जी। अंटिल अगली बार, स्टे हाई ऑन साहित्य।